आने वाले टाइम में 2 टनल्स रेडी हो रही है विंटर के लिए। आप समझ लेना कि 12 मंथ के लिए लद्दाख भी ओपन हो जाएगा। तो जो मेरे जैसा आज आदमी कह रहा है ना कि मैं विंटर करके आया हूँ, शोर मचा रहा हूँ मैं, ये आम हो जाएगा, ये आम हो जाएगी चीजें। भालू आ जाता है क्योंकि वहाँ पे ब्रोकली की खेती होती है, समर्स में मटर की खेती होती है, तो वो खाने आ जाते हैं। और वहाँ के लोकल लोग उनको भगा तो सकते नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो पेड़ होते हैं ना उन पे ब्लेड बांध देते हैं ताकि भालू अगर ऐसे करेगा तो उसका कटेगा हाथ वगैरह जो भी है। लेकिन भालू बहुत बदतमीज जानवर होता है, वो जाता भी नहीं है। मेरे को आज भी याद है, मैं कश्मीर गया था बाइक से घूमने के लिए। कश्मीर में उसने एक गाय को पकड़ लिया, गाय जिंदा है लेकिन वो खाए जा रहा है। सडन ना मेरी गाड़ी के आगे एक ऐसा जानवर आया, जैसे आपने रामायण में सुना हो तो एक जटायु था, इस तरीके से बताया जाता है कहानियों में। वो पूरा बोनेट के ऊपर आ गया, बिल्कुल व्हाइट, उसकी चोंच थी, उसके पंख वगैरह ऐसे लगे जैसे वो आदमी जैसी बूढ़ी सी लग रही थी। उसकी गाड़ी के बिल्कुल आगे बोनेट पे आया, लेकिन वो चीज बड़ी यूनिक थी। मतलब लद्दाख में इतने सारे क्रिएचर है, इतनी सारी चीजें हैं, इतने भांति भांति की चीजें जो एक्सप्लोर नहीं हुई है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि दोस्तों हमारी जर्नी जो है, जो पॉडकास्टिंग है, वो मज़ेदार तभी बनती है जब हमारे साथ इंटरेस्टिंग गेस्ट जुड़ते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो गेस्ट हमेशा फेमस हो या बहुत ही नोन हो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे एक्सपीरियंसेस गैदर करना चाहते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस गैदर करते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, ऐसे किस्से, ऐसी कहानियाँ उनके पास होती है जो सुन के ही मज़ा आ जाता है। और ऐसे ही एक भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक ट्रैवलर हैं और ये ट्रैवल करते हैं थोड़ा अलग स्टाइल से। लोग जहाँ पे समर में जाते हैं ठंडी जगहों पे, पहाड़ों पे, लद्दाख में, ये जाते हैं वहाँ पर विंटर में। थोड़े से जुगाड़ लगा के ये ऐसी जगह का एक्सेस ले लेते हैं जो विंटर्स में बंद ही हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें पहाड़ों के बारे में, हिमाचल के बारे में, लद्दाख के बारे में। जो जगहें विंटर्स में बंद हो जाती है वहाँ पर तब क्या होता है, कैसे वहाँ पर लोग सरवाइव करते हैं, हमारी आर्मी कैसे वहाँ पर सरवाइव करती है, और वहाँ की वाइल्ड लाइफ क्या होती है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस उनके साथ होते हैं तब एक्सट्रीम कंडीशंस में। अपनी गाड़ी को कैसे अपग्रेड करा इन्होंने। तो आज आज हमारे साथ मौजूद हैं दीप भाई। दीप भाई एक ट्रैवलर हैं, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाते हैं और ये दिखाते हैं लाइफ एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो आज इनसे बात करके बहुत मज़ा आने वाला है। दीप भाई स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहले तो आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। एंड आज यहाँ आने का मौका मिला और आप लोगों के साथ बातें करने का मौका मिला, मैं बड़ा खुद को लकी मानता हूँ। एंड ऐसी ज़िंदगी जो होती है हर इंसान जीना चाहता है। बिल्कुल। मेरे को जो मोस्टली लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, वो ये आते हैं कि दीप भाई आपकी जैसी ज़िंदगी जीना हमारा ड्रीम है जो आप कर रहे हो। क्योंकि आजकल का जो जीवन है, जैसी लाइफ है लोगों की, लोग ऑफिस गए, सुबह गए, शाम, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें, तो सबको सुकून चाहिए ज़िंदगी में। तो घूमना हर आदमी का ड्रीम होता है एक तरीके से। सही बात है, पर भाई कहीं ना कहीं घूमने के लिए पैसे भी खर्च होते हैं, राइट। और मोस्टली लोग वहीं पे हार जाते हैं मान लो, क्योंकि भाई इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करना, अपने आप को उस काबिल बनाना, अपने व्हीकल को उस काबिल बनाना, चीज़ें खर्चा बहुत मांगती है। तो ये भी आप बता दो कि ड्रीम लाइफ तो है, पर कहीं ना कहीं एक ट्रैवलर का भी अपना स्ट्रगल है। जी जी जी। अगर एक तरीके से देखा जाए तो भाई मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी घूमना ही चाहता है, नॉर्मल घूमना, तो उसके लिए यार एक ना, मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें एक बॉलीवुड फिल्म स्टार ने एक बात कही थी कि अगर आपको, जब आप पढ़ाई पूरी कर लेते हो ना, तो आपको कम से कम 1 साल तक ना घूमना चाहिए। अपनी भारत की रेलवे सेवा बड़ी सस्ती है, तो आप पूरे देश को घूम के आओ। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इतना मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, उसके बाद आप काम धंधे में लगो। तो अगर आपको सिर्फ घूमना ही है तो ट्रेनें हैं, बसें हैं। आजकल तो यार एक हिच हाइकिंग का क्रेज भी बड़ा आ रखा है, लोग लिफ्ट लेके जगह जगह घूमते हैं, एक बैग पैक कर लेते हैं, जैसे सामने ट्रक आ गया तो ट्रक के आगे कर देते हैं लिफ्ट प्लीज़। तो ये घूमने का एक तरीका है, जो जहाँ तक जा रहा है उसके थ्रू आगे पहुँच जाते हैं। और रही बात अगर आप एक्सट्रीम की ओर जाना चाहते हो, तो यार एक्सट्रीम चीज़ें करनी थोड़ी सी वाकई में बहुत टफ है, उसके लिए बहुत जुगाड़ करने पड़ते हैं। मैंने अभी रिसेंटली जो लास्ट विंटर था, इसमें लद्दाख प्लान किया था। लद्दाख मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ वैसे तो, लेकिन मैंने विंटर का प्लान कई टाइम से सोच रखा था कि यार अपन को विंटर में करना है। तो विंटर में करने के लिए भाई पहले तो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की कई साल तक। उसके बाद में मैंने देखा साल तक भाई, कई साल तक क्योंकि यार
मोस्टली क्या है कि आपके पास, आप विंटर में करने जाओगे तो आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए। अब मेरे पास थार थी उस टाइम और थी भी डीजल, तो मैं ये सोच रहा था कि यार अब डीजल व्हीकल है, डीजल तो जम जाता है यार, -5 हुआ या -10 के बाद में स्टार्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने ना पहले तो ये देखा कि इसको अपन स्टार्ट कैसे करेंगे ऐसी जगह पे जाएंगे तो, और हाँ रात कैसे कटेगी। लोग वहाँ पे होटल्स में रहते हैं जहाँ हीटर चलते हैं, आग जला के रहते हैं लोग। गाड़ी में सोना एक अलग लेवल का मतलब पागलपन है कि अगर आप गाड़ी में सोने का सोचो। मैंने तो कई कई जगह रूफटॉप टेंट में सोया। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, छत के ऊपर एक टेंट लगता है जी, उसको बोलते हैं रूफटॉप टेंट। तो वो मेरे पास था और मैंने कई टाइम से ऐसी कुछ प्लानिंग की थी। फिर मैंने सोचा यार पावर के लिए क्या यूज़ करा जाए। मैंने जनरेटर लिया, एक जनरेटर खरीदा जो पेट्रोल से चलता है, कि गाड़ी का डीजल जम जाए कुछ भी हो जाए लेकिन पेट्रोल वाला मुझे ज़िंदा रखेगा। तो मैंने अपनी गाड़ी में एक जेरिकन भी रखा जिसमें काफ़ी सारा पेट्रोल मैं एक्स्ट्रा कैरी करके गया था कि बाई चांस आगे मुझे ना मिले तो पेट्रोल मैंने साथ में कैरी किया। हीटर साथ लेके गया कि गाड़ी अगर बंद हो गई तो हीटर काम आएगा, और खुद को गर्म रखने के लिए भी हीटर काम आएगा। अगर सोना है तो नीचे एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी आते हैं, वो भी खरीदा कि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट रात को मेरे को गर्म रखेगा। बाकी मेरी गाड़ी में किचन सेटअप था, ठीक है, 2-4 चीज़ें मम्मी से बनानी सीख ली थी कि चलो काम आएगी, क्योंकि खाना पीना बड़ा ज़रूरी है। बाकी मैं ड्राई फ्रूट वगैरह और ऐसी चीज़ें सारी कैरी करके चला गया था। और जब मैं लद्दाख की ओर आगे गया तो जैसे पहले मैंने लद्दाख जाने से पहले इधर हिमाचल में काफ़ी चीज़ों की टेस्टिंग कर ली थी। हाँ, मोस्टली मेरे बहुत से प्रोडक्ट फेल्ड हो गए। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बताऊं कि मेरी पहली बार में ही गाड़ी डेड होगी। मैं जिस्पा में था, टेम्परेचर वहाँ पे -18 गया ना, मेरी गाड़ी अगले दिन स्टार्ट ही नहीं हुई। मैंने ना टेस्टिंग के लिए कुछ सैंपल्स, मेरे कुछ वीडियोस आए थे, मैंने ना कुछ जैसे टमाटर वगैरह बाहर रखे थे, केला बाहर रखा था। मैं केला खाता नहीं लेकिन वीडियो के लिए रखा था कि लोगों को मॉर्निंग में दिखाऊंगा कि किस तरीके की ठंड होती है। और जब मैं सुबह उठा तो वो टमाटर बिल्कुल पत्थर जैसे हो गए, और उनसे मैं गाड़ी के बोनेट पे से आवाज़ के बजा के भी दिखाए, वो बिल्कुल हैमर का काम करते हैं। और केले भी उतने ही हो गए। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मेरे बगल में किसी की पेट्रोल गाड़ी लगी हुई थी, लोकल आदमी की, वो आराम से स्टार्ट कर पा रहा था। किसी की गाड़ी खड़ी थी, वो पार्किंग में मैंने गाड़ी रोकी थी, लेकिन मेरी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर मेरे को पता चला कि अपन को इस पे यार तिरपाल भी डालने पड़ेंगे। मैंने कुछ वीडियो डाले जो बहुत वायरल हो गए, जस्ट बिकॉज कि ये कैसा पागल आदमी है जो अपनी गाड़ी में पीला तिरपाल डाल के बैठा है। तो मैंने तिरपाल वगैरह का भी यूज़ किया। उसके अलावा मैंने जो अपन घरों में ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट का भी मैंने यूज़ किया। ब्लैंकेट मैं बोनेट में लगाता था रात में, ताकि गाड़ी को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले। जो ठंडी हवा आती है ना, जैसे गाड़ी स्टार्ट करके गर्म को गर्म बंद कर दिया और उसके ऊपर पूरा प्रोटेक्शन कर दिया। और उसके अलावा मैं क्या करता था कि जो मॉर्निंग में ना, जैसे गाड़ी स्टार्ट हो गई तो ठीक है, नॉर्मल ठंड रहती थी तो मैं गर्म पानी गिराता था, जैसे कुछ चेक पॉइंट जो जमते हैं वो सारे पिघल जाते थे, गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। उसके अलावा कई कई जगह मैं जब लद्दाख की ओर आगे गया ना, तो मैंने डीजल हीटर का उपयोग किया। एक ये चीज़ आती है यार, आउट ऑफ इंडिया में काफ़ी प्रचलन है, मैंने अमेरिका की चीज़ें देखी। अच्छा, एक मैंने वो भी यूज़ किया जो डीजल के अंदर आप थोड़ा सा मिक्स कर लो, वो अपने डीजल को मतलब गाड़ी को ख़राब नहीं करता है। मैंने अमेरिका से स्पेशल ऑर्डर करके मंगाया था कि -30 तक वो गाड़ी के डीजल को जमने ना दे। क्या प्रोडक्ट है वो? वो फ्यूल एडिटिव होता है, जैसे उसमें कई सारी ब्रांड होती है, इंडिया में कई चलती है, लोकल मैंने लोकल नहीं लिया था, एक बाहर की ब्रांड का मंगाया था मैंने। और वो मैं टैंकी जब भी फुल करता उसमें मिक्स कर देता था, तो वो ताकि वो डीजल जमने ना दे। लेकिन फिर भी भाई लद्दाख इतना टफ था कि जमता ही था, चीज़ें जम जाती थी। फिर मैं मॉर्निंग में डीजल हीटर की पाइप डालता था बोनेट के अंदर, और लोगों को वो बड़ा ऐसा लगता ये था मैंने देखी थी आपकी वीडियो। लोग कहते ये ऐसा क्या कर रहा है। वो सारे वीडियोस वायरल गए जैसे भी थे। मैंने लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें भी दिखाई थी। जब लद्दाख में अपन समर्स में जाते हैं तो जो नदियाँ चलती है, नदियाँ बहती है, वो सारी नदियाँ जम जाती है उस दौरान। मैंने ना वहाँ एक जगह तो ऐसा देखा कि कोई इंसान पानी ला रहा था कहीं से। वो लोग पता क्या करते हैं, वहाँ के लोकल लोग, जैसे जो नदी होती है उनको पास पीने का पानी नहीं होता है। वो कहते हैं जैसे अपने पास, जैसे नीचे हिमाचल है, वो लोग क्या करते हैं, चश्मे का पानी पीते हैं, नदी का पानी नहीं पीते। चश्मे का पानी? चश्मे का पानी भाई, जैसे क्या होता है कि ग्लेशियर से कोई ऐसे तो धीरे धीरे आ रहा होता है पानी, नीचे नेचुरल वाटर आता है ना, उसको चश्मा बोलते हैं। तो चश्मे का पानी इज लाइक, कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं एंड ऑल। ये आपको लोअर हिमाचल में एंड ऑल हर जगह देखने को मिल जाता है, उत्तराखंड में भी है।
एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ग्लेशियर में पाइपलाइन भी डाल देते हैं और वो पाइप का पानी भी नीचे आता है, उसको भी चश्मा ही कह देते हैं आजकल। तो लद्दाख वालों के पास ये फैसिलिटी नहीं है यार, वो लोग नदी का पानी पी लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट पे है। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ ऐसे लेके जाते हैं नदी पे, ऐसे काफ़ी मतलब चोट मार के, और वो बर्फ़ हटाते हैं और नीचे का पानी इकट्ठा करके लाते हैं, और उस पानी का वो लोग यूज़ करते हैं। और उस पानी को जब वो लेके जा रहे थे ना, मैं कहीं खड़ा था गाड़ी के बगल में, और कोई बंदा ऐसे लेके जा रहा था, उस पानी से जो भी बूंदे बाई चांस नीचे गिर रही थी ना, तुरंत फ्रोजन हो रही थी। वहाँ टेम्परेचर -15 भी मुझे ऐसा लगता है कि नीचे हिमाचल के बाकी टेम्परेचर में चाहे -25 हो जाए, उससे भी खतरनाक है वहाँ पे। और वहाँ पे गाड़ी जब जम जाती थी ना भाई, मेरे गाड़ी के अंदर पानी का जो स्टॉक था वो भी जम जाता था। इतनी चीज़ें टफ हो गई थी मेरे लिए। एक रात तो ऐसी थी कि इतनी तेज हवा थी। मेरे को ऐसा लगता है कि पहाड़ है ना, वो विंटर में खुद को हील करते हैं। इतना तेज़ तूफान चलता है, जहाँ भारत की सेना भी ड्यूटी करती है, सोचने वाली बात है। उन जगहों पे मैं एक जगह रहा था, चुशूल नाम की जगह है। वैसे तो भारत की सबसे ठंडी जगह द्रास बोली जाती है, लेकिन जिस रात मैं चुशूल में रहा था, चुशूल में इतना तेज तूफान चल रहा था, मैंने सोचा चलो यार आज बढ़िया सब्जी रोटी खाएंगे, जैसे कैसे रोटी सीख के आया था। आटा लगाने के लिए उंगलियां ही काम नहीं कर रही थी, इतना तेज तूफान चल रहा था। उसके बाद मैंने सोचा चलो छोड़ो, अपन एक काम करते हैं, रेडी टू ईट हल्दीराम की सब्जी लेके गया था मैं, को ये ले लेते हैं, ब्रेड के साथ खा लेंगे। पानी गर्म भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने जैसे कैसे एंड में ये सोचा कि यार दूध गर्म कर लेते हैं और ब्रेड डिप करके खा लेंगे, लास्ट ऑप्शन, और वही किया। और उसके सारे मैं अपनी नाइट काटी। और रात को मेरे पास पीने के लिए उस रात पानी नहीं था, और लद्दाख में इतना हाई एल्टीट्यूड होता है, वहाँ अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपके लिए सुबह पता नहीं आप जिंदा बचोगे कि नहीं बचोगे, कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे आप खुद की बॉडी को सूखा नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी एरिया ड्राई है। और आप अगर सोचते हो कि मैं मान लो कुछ भी ऐसी चीज़ ले लेते हो, जैसे मान लो कुछ लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, खैर ये बात बहुत ज़रूरी है, जैसे कोई लोग अल्कोहल या कोई भी ड्रग्स लेके जाए, मान लो कोई भी नशा, वो वहाँ जाके बहुत ख़राब करता है, वहाँ आपको सांस की दिक्कत हो सकती है। भाई इस केस में क्या करते हैं, अगर इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पे आपको थोड़ी सी हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, नई सांस आ रही है, तो आप क्या लेके चलते हो अपने साथ? देखो इसमें एक है कि आप तुरंत गर्म पानी पियो एक तो, और एक होती है टैबलेट्स, जैसे कई सारी टैबलेट्स आती है, वो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं वहाँ के, जैसे डायमोक्स नाम की भी एक गोली आती है, वो गोली सुबह शाम हाफ हाफ खा लो। ऐसे मेरे को तो ऐसा लगता है, वो तो 3 दिन रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ केसेस में हफ्ता खा ही लेता हूँ, ताकि वो क्या खून को थोड़ा पतला करती है, ऑक्सीजन सप्लाई इजी हो जाती है, ये सब चीज़ें। बाकी फिर भी किसी को ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आजकल हर गांव में ना ऑक्सीजन सेंटर खुल गए हैं। आप जाके कहीं भी गांव में कोई भी हॉस्पिटल में जाओ और आपको ऑक्सीजन वहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप कुछ मिनी ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी तो आते हैं, वो हैं वहाँ पे यार मिनी वाला रहता है, आप यहाँ से कैरी करके ले जाते हो। मिनी में ज़्यादा सांसें होती नहीं है, आप उसमें लेते हो ना, उससे इतना सेटिस्फेक्शन, हाँ एक बार के लिए वो ठीक है। लेकिन अगर आपको देखोगे कि कई लोगों को मैंने देखा है, ऐसे ऐसे लोग, जैसे अंकल आंटियाँ भी मैंने समर्स में देखे हैं, चले जाते हैं फैमिली के साथ, लोग चले जाते हैं। या जैसे जो आदमी मान लो फिटनेस पे ध्यान नहीं देता, जैसे उसका कोई, जैसे कोई सिगरेट पीने वाला बंदा चला जाए ना, उनके लिए बड़ा टफ हो जाता है, उनके लिए मौत भी हो जाती है, बहुत सारी मौतें होती है ऐसी जगहों पे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यार सांस नहीं आता वहाँ पे। और आपको अगर तुरंत आप कोई इलाज नहीं करोगे, या आपने मान लो ड्रिंक करते हैं कुछ लोग, कंटिन्यू कर ली ना 2-3 दिन मान लो, तो ऐसे ऐसे लोग बहुत एक्सपायर भी हो जाते हैं यार इन चीज़ों से। मतलब ज़िंदगी इंसान की चली जाती है घूमने घूमने के चक्कर में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी आजकल तो आर्मी का कोई स्टेशन हो गया, कोई BRO का स्टेशन हो गया, हर जगह ऑक्सीजन मिलती है, आप जाके वहाँ पे जनरली ऑक्सीजन लगवा लो। और सबसे बाकी मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको ढंग से लद्दाख एंजॉय करना है ना, आप ऑक्सीजन लगवा लो, 1 रुपया ही नहीं लगता, फ्री है हॉस्पिटल में जाके। और ऑक्सीजन लगाने के बाद जो नींद आती है भाई, एक बार मैंने भी लगवाई थी, इसमें कोई कितनी देर का प्रोसेस होता है ऑक्सीजन? वो मास्क लगा देते हैं आपको? हाँ वैसे तो अपने यहाँ हॉस्पिटलों में भी लगता ही है, वहाँ पे भी वो मास्क लगा देते हैं। अगर आप आधा घंटा भी लेते हो ऑक्सीजन तो आपकी बॉडी काफ़ी बेटर फील करेगी, और उसके बाद में आपको सांस की दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे कहते हैं कि जो लोग बाय रोड जाते हैं उनको, वो तो धीरे धीरे हाइट के एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। जो लोग सीधा फ्लाइट से उतरते हैं उनको एक दिन दिक्कत होती है, तो वो जाके सीधा ऑक्सीजन लगवा सकते हैं, उनके लिए ठीक है? उनके लिए ठीक है। बाकी आपको एक बार वहाँ जाके कम से कम अच्छे से नींद लेनी चाहिए।
जो लोग फ्लाइट से जाते हैं उनको लेह में कम से कम 2 दिन रेस्ट करना चाहिए, लोकल घूम लो, ऐसा नहीं कि हर टाइम सोए रहो। लोकल लेह में ही कोई जगह को एक्सप्लोर कर लिया, ज़्यादा दूर मत जाओ। लेह का एल्टीट्यूड 10,000 12,000 है तो दिक्कत नहीं आती, इतना इंसान सहन कर लेता है। उसके बाद आप हाइट की जगह पे जाओ, अच्छे से एंजॉय करो, कोई इशू नहीं है। भाई वो लोग कितना अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को रिस्क पर डालते हैं। जो लोग जैसे लौंडे लपाटे जा रहे हैं चिल करने के लिए, लेह तक भी जा रहे हैं अगर, तो दारू चल रही है, गांजा चल रहा है, नशे कर रहे हैं, वो कितने रिस्क पे हैं। उनके लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो भगवान भरोसे चल रहे हैं। अगर मान लो कि बाई चांस आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो फिर उसका कोई यार समाधान नहीं होता है। अगर आपको तुरंत डॉक्टर मिल जाए तो ठीक है। आजकल यार वैसे एक चीज़ अच्छी होगी, पहले के टाइम में ना ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ बुरी चीज़ हो जाती थी। अभी ना कुछ समय पहले किस्सा भी आया था कि 3 थे, पता नहीं 4 लड़के थे, कार लेके गए थे और विंटर में ना ज़बरदस्ती घुस गए थे। लद्दाख में अलाउड नहीं होता वैसे विंटर में जाना, अगर आपके पास स्पेशल परमिशन वगैरह नहीं है या ऐसी चीज़। तो वो लोग क्या करा, उन्होंने गाड़ी लेके चोरी चोरी निकल गए आगे, जिन रोडों पे जाने की अनुमति नहीं है वो रोडों पे चले गए। और वहाँ जाने के बाद वही उनके पास दारू थी या जो भी उनके पास सामान था, वो तब तक उसके नशे में बड़ी एंजॉय करते हुए चले गए और सडन उनकी गाड़ी बर्फ़ में फिसल के खाई में गिर गई। और फिर वो लोगों ने क्या किया, वो 4 लोग थे, जब तक उनके पास, क्या बाहर तो ठंड थी, तो जब तक उनके पास ड्रिंक और जो सामान था उन्होंने यूज़ किया पूरा। एंड उसके बाद में वो लोग धीरे धीरे बाहर निकले, क्योंकि गाड़ी तो ठंडी हो गई, गाड़ी में तेल था तब तक यूज़ कर लिया। वो 3 दिन तक जिंदा रहे थे लोग। तो उन लोगों ने धीरे धीरे वहाँ से वो बाहर निकले, रोड पे आए। फिर रोड पे आने के बाद एक कोई पुराना किसी का BRO वालों का कोई कमरा सा था ऐसे, तो उन्होंने ताला तोड़ के, पता नहीं शॉप थी, उसका लॉक तोड़ के अंदर चले गए। अंदर कंबल वम्बल थे, तब तक रहे। खाने की चीज़ें जैसे ही ख़त्म हुई तो उन्होंने देखा कि यार आसपास कोई, वहाँ लद्दाख में ना आपको ये बहुत दिखेंगे, वहाँ गधे बहुत है, खच्चर बहुत हैं। तो उन्होंने देखा कि यार ये किसी लोकल का भी हो सकता है खच्चर, तो इसके पीछे पीछे चलते हैं, कोई ना कोई गांव में तो जाएगा। तो वो उस खच्चर के पीछे पीछे चल दिए और वो खच्चर था जंगली, वो उनको उधर उधर ही घुमाता रहा पहाड़ों में। बाद में उनको कुछ समझ नहीं आया, वो उनकी जब स्थिति काफ़ी ख़राब होगी तो टचवुड पीछे से न्यूज़ आई और ये थोड़ा मैटर उछला भी था मीडिया में एंड ऑल हर जगह। तो पुलिस कैसे तैसे करके उन तक पहुंची, उनको बचाया, उनको रेस्क्यू किया, बट उनकी गाड़ी को नहीं। उनकी गाड़ी देखो चली गई। गलती इंसान कर देता है तो यार थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, नेचर बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा भाई, एक चीज़ बताओ, जब आप ऐसी सिचुएशंस में जाते हो तो क्या रोड्स, आर्मी के ट्रक जाने के लिए और उनकी चीज़ें पहुंचाने के लिए रोड्स पे बर्फ़ हटाई हुई होती है, आप जा सकते हो, या बस जो बिछ गई बर्फ़ फिर आप चल ही रहे हो, कुछ पता नहीं चलता कहाँ मोड़ है, क्या है, कैसे होता है? एक्चुअली भाई आर्मी की ना ड्यूटी वहाँ पे देश की बॉर्डर की भी है और देश के नागरिकों के लिए भी है। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे जो सेना की जितनी गतिविधि होनी होती है ना, वो स्टार्टिंग विंटर में कर लेते हैं। जब एक्सट्रीम विंटर आता है ना, तब रोड नहीं खुलते हैं। वो अलग चीज़ है कि जब जैसे मान लो कोई पास खुला, लोग टूरिस्ट गए एंजॉय करने, जब तक चल रहा है, और जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो आर्मी वाले रोड खोल के उनको नीचे तक छोड़ने भी आते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसा भी होता है। अच्छा भाई आप इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में मतलब ऊपर आप जब लद्दाख में गए, विंटर्स में गए, तो आप कितने दिन तक वहाँ पे थे? यार मैं 100 दिन तक प्लान करके गया था। मैं घर से चला था, मैंने सोचा था कि यार थोड़े से दिन करके आ जाऊंगा। फिर धीरे धीरे ना सोचा कि यार चल एक चैलेंज लेते हैं। रास्ते में ही सोचा कि 100 दिन रहते हैं यार विंटर में, जो किसी ने नहीं कर रखा इंडिया में। मगर 100 दिन अपनी गाड़ी में रहेंगे, 100 दिन ऐसी चीज़ें, एक तरीके से ये है कि यार ये जान के साथ एक रिस्क लेने वाली भी बात है। इस तरीके की रिस्क मैंने ली, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप भी लो। भाई बहुत रिस्की चीज़ है, 6-6 फुट तक बर्फ जम जाती है वहाँ पे, तो यार बहुत क्रेजी। 100 दिन का तो सामान भी नहीं लेके गए नहीं होगे? नहीं, मैं वहाँ से लोकल जहाँ भी मेरे को जो चीज़ मिल जाती थी ना, मैं पहले ही खरीद लेता था। चीज़ें मैंने रखी। उसके अलावा मेरे पास यार गैजेट थे ना, मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे पास एक जनरेटर था जो जिंदा रखता था। डीजल हीटर तक दम तोड़ गए, सब चीज़ें दम तोड़ गई, गाड़ी तक स्टार्ट नहीं हुई। एक बार तो मेरे को 2 दिन तक वेट करना पड़ा अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। मैं सोचा चलो धूप आएगी तो धूप के सारे कर लूँगा। और दूसरी बात, आजकल की गाड़ियाँ BS6 में इंजन लाइट आ जाती है बहुत जल्दी। थोड़ी सी फ्रोजन हुई, इंजन लाइट आ गई। लेकिन मैंने थोड़ा सा ध्यान भी रखा चीज़ों का। और विंटर टाइम में यार लेपर्ड वगैरह की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। और एक बार तो यार मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने देखा ही था,
लेकिन मेरे गाड़ी के आसपास से एक जानवर घूम के गया था। मैंने दूसरे दिन उसकी फ़ोटो क्लिक करके चेक किया गूगल पे कि ये कौन से जानवर का है। एआई से पूछा तो वो बोला यार ये काफ़ी हद तक 90% तक ये इंडिकेट करता है कि ये लेपर्ड के साइन है। मतलब कि मैं रात को जैसे वॉशरूम के लिए भी बाहर निकलूं, क्योंकि मैं लाइटें भी नहीं जलाता था, जैसे भी नॉर्मली निकल जाता था। एक तरीके से बेवकूफ़ी भी थी कि जानवरों का एरिया यार, कोई भी चीज़ है। बाकी मैंने अपने खुद को गर्म करने के लिए जनरेटर पूरी रात चलाता था। और टचवुड आपको एक बात बताता हूँ, एक कंपनी दावा करती है कि ये मेरा जनरेटर है, इसमें 3.5 लीटर तेल डलेगा और ये सिर्फ चलेगा 3.5 का डबल कर लो, लगभग 7 घंटे चलता है वो। और मेरे को जनरेटर 13 घंटे चला है। अरे बाप रे। पूरी रात मैं 6 बजे घुस जाता था गाड़ी में, 6-7 बजे, और अगले दिन मैं जब तक धूप नहीं निकलती थी मैं बाहर नहीं निकलता था। तो आप एक्स्ट्रा फ्यूल कितना ले गए थे यहाँ से? यार एक्स्ट्रा फ्यूल क्या है कि लद्दाख में तेल मिलता रहता था, या मेरा ये था कि मैं वैसे एक्स्ट्रा तो 20 लीटर लेके गया था, ओनली 20 लीटर। 20 लीटर में मतलब मेरा जनरेटर मेरे को 1 हफ्ता चलाएगा। 1 हफ्ते तक मेरे को कोई ना कोई शहर तक जाना होता था। ये मेरा यही टारगेट था कि 1 हफ्ते तक अपने को कोई तो शहर में घुसना है जहाँ से अपने को तेल मिल जाए। और क्या क्या आपने एक्सट्रीम देखा वहाँ? कोई लोग रह रहे होते थे इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में, या सब खाली? भाई मोस्टली लोग खाली करके लेह की तरफ चले जाते। मैंने एक ये भी चीज़ देखी है कि लोगों के ना घर लेह में भी होते थे और गांव में भी होते थे। गांव में ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल खाली नहीं होते थे गांव में लोग भी रहते थे। और पूरा गांव तो नहीं, लेकिन हाँ कहूँगा कि 70 से 80% लोग माइग्रेट करके चले जाते थे लेह की तरफ, क्योंकि विंटर में हर चीज़ टफ हो जाती, ना खेती होती ना पानी होता, सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती थी। जो लोग रह रहे थे उनका क्या लाइफस्टाइल होता था? उनसे बात हुई? हाँ मेरी बिल्कुल बात हुई थी। मैं लोकल से जिनसे मिलता था वो कहते आप पागल हो जो आ गए हो यहाँ पे। कैसे आ गए आप? हैं आप ऐसे कैसे आ गए? वो कहे तो सही रहे हो। वो कहते यहाँ कोई आदमी नहीं आता। उमलिंगला पे एक कैफे है, मतलब जो भारत की क्या दुनिया की सबसे ऊंचा हाई पास है। अब तो खैर एक और अनाउंस हो गया, लेकिन उसके लिए अभी रोड तैयार नहीं हुई। लेकिन उमलिंगला नाम की एक जगह है, एक ऊंची जगह बनी हुई है, लगभग 19,000 प्लस फीट का है वो। मतलब बहुत ऊंची रोड, धरती की सबसे ऊंची रोड कह सकते हैं वो अपने भारत में है भाई। तो मैं वहाँ जाने का मैंने चैलेंज लिया। मैं यार अपन उमलिंगला तो जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं भाई पहले चढ़ा और रास्ते में एक पास आया फुटीला पास, मैं वहाँ रुका। वो 18,000 फीट पे है भाई। वहाँ नेचर इतनी अगेंस्ट थी, वहाँ आर्मी भी नहीं दिख रही थी। मैं वहाँ अपनी गाड़ी लगा के उतरा। वहाँ पे एक छोटा सा भोलेनाथ का मंदिर था। मैंने गाड़ी नीचे उतार ली, वापस रोड पे चढ़ानी। रोड मतलब इतनी हाइट पे ऊंची थी। मैं कहा थार है चढ़ जाएगी, लेकिन भाई साहब जैसे ही मैंने इधर करी, थार का जैसे टायर उठाना ऐसे लगा कि थार इधर पलटेगी। मैं बाहर उतरा, इतना तेज हवा कि मेरे मुंह से बोला नहीं गया। तुरंत से मतलब 1 मिनट में मेरा हेडेक होने लग गया। और मैंने गाड़ी को जैसे कैसे वापस बैक करा, बैक करके वापस मेन रोड की ओर जाके निकाला। ऑफ रोडिंग मतलब अपन नेचर के अगेंस्ट नहीं कर सकते। बहुत रिस्की ऑफ रोडिंग वहाँ पे करना ना? बहुत रिस्की। विंटर में काफ़ी रिस्की है। समर में तो मैंने वहाँ पे पहाड़ों पे भी गाड़ी चढ़ाई है। अच्छा। और कितने और कौन कौन से एरिया देखे? कितने शहर, कितने गांव आपने वहाँ पे देखे? मैंने लद्दाख के ऑलमोस्ट सारे ही गांव देखे थे, लेकिन जब आर्मी का कैंप आया ना, तब ऐसा लगता था कि शायद मैं अपने घर आया हूँ। वो लोग इतने खुश होते, पहले तो वो ये देखते कि आप कहाँ के हो, गाड़ी का नंबर से जजमेंट करते। जैसे आरजे मतलब राजस्थान का बंदा, हरियाणा का बंदा और पंजाब का बंदा, तीनों ये समझते कि ये मेरा भाई है। और भाई उन लोगों ने कई जगह तो मेरे को, एक जगह तो छोले भटूरे खिलाए, एक जगह परांठे खाने को मिले। क्या बात है। अच्छा भाई, अगर आपको वहाँ पे आर्मी वाले पकड़ रहे हैं तो उनको पता है कि अगर इस कंडीशन में भी कोई आया हुआ है, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में, तो इसके पास परमिशन होगी और इस टाइप से मतलब? नहीं ऐसा मतलब क्या कि जो लोग वहाँ पे चेक पोस्ट होती है ना, चेक पोस्ट ही खाली पड़ी है। चेक पोस्ट में भी कोई नहीं होता चेक करने वाला, क्योंकि इतनी ठंड में कोई भी नहीं होता है वहाँ पे, क्योंकि उनको पता है टूरिस्ट तो आएगा नहीं। और जो थोड़े बहुत लोग फ्लाइट से आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं, अपने पेंगोंग लेक तक आते हैं। बस पेंगोंग लेक देख ली, बस वही देखने आते हैं। विंटर्स में फ्लाइट भी बंद कर देते हैं वो? नहीं, फ्लाइट तो चलती रहती है, फ्लाइट तो चलती है, लेकिन अगर लेह में ज़्यादा बर्फ़ गिर जाए तब बंद होती है फ्लाइट। आपने विंटर्स में पैंगोंग लेक एक्सपीरियंस करा, देखा आपने कैसा है विंटर्स में? यार मेरा ये था कि पेंगोंग लेक बिल्कुल फ्रोजन मिलेगी मुझे, लेकिन इत्तेफाक से हाफ फ्रोजन थी वो। कौन से महीने में गए थे आप ये? मैं यार दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 मंथ के मतलब मान के चलो कि मैंने लद्दाख में 40 से 45 दिन निकाले थे।
बाकी टाइम मैंने थोड़ा लोअर एरियाज़ में, मतलब ठंडे एरियाज़ में ही रहा था, मतलब 100 दिन पूरा, लेकिन करीब 1.5 महीना निकाला था मैंने वहाँ। अच्छा, एक और प्लेस है भाई, हमने रील्स पे ही देखा है, हानले या हेनले कहते हैं, वो स्टार गेजिंग के लिए और गैलेक्सी व्यू के लिए बहुत फेमस है, तो वो आपने देखा उधर? हाँ, मैं हानले गया था, और इस बार तो अच्छी बात ये थी कि मेरे को पूरे विंटर में नेटवर्क मिला। और अच्छा, हर जगह नेटवर्क थे। मैं वही पूछने लगा था कि मैप्स वगैरह देखना और वो सब देखना, वो आ रहे थे आ proper? रहे थे। हानले में अच्छा नेटवर्क मिला, एयरटेल का नेटवर्क मिलता है अब वहाँ पे, और व्यू कैसा मिला? व्यू बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन विंटर में एक ये होता है कि जो अपन स्टार गेजिंग करनी है वो समर में ज़्यादा बेहतर होती तो विंटर में भी अच्छी है, लेकिन इत्तेफाक से मेरे जिस टाइम मैं गया था उस दौरान बादल थे, थोड़े से बादल छाए हुए थे। वहाँ ऑब्जर्वेटरी भी है अपने इंडियन, शायद इसरो की है, और वहाँ पे उस गांव में रात को 8 बजे के बाद में लाइट्स भी मतलब काट देते हैं, जस्ट बिकॉज की स्टार वो ऊपर की फोटोग्राफी वगैरह भी होती है। और उस जगह पे भी इतनी ज़्यादा ठंड थी, मैं वहाँ उस दिन मैंने सोचा कि यार आज ना कोई होम स्टे लेते हैं। मैंने ना लोकल ट्राई किया, मुझे कोई भी होम स्टे नहीं मिला। वहाँ पे बहुत सारे हैं लेकिन ना विंटर में बंद हो जाते हैं यार, कुछ भी नहीं मिलता। अगर अपन सोचेंगे ना यार कोई ढाबा खुला है तो रोटी खा लूँ, वो भी नहीं मिलेगा। विंटर में कुछ भी नहीं मिलता, अगर मिलेगा तो सिर्फ लेह में मिलेगा। आप स्पीति भी गए थे विंटर्स हाँ, में? मैं विंटर में स्पीति भी करके वो आया था। कैसा था? स्पीति ज्यादा सुंदर है विंटर में या लद्दाख ज्यादा सुंदर है विंटर में? भाई मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जगह काफ़ी खूबसूरत है, अपना अपना दोनों का अलग ब्यूटी है। लेकिन स्पीति में आपको बहुत सारे लोग आते जाते देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली आपको इंडिया के सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे स्पीति में विंटर में। अच्छा। हाँ, विंटर में क्या रहता है कि एक्सपेडिशंस बहुत निकलती है। स्पीति एक ऐसी जगह है जहाँ 12 मंथ ओपन रहता है, आप जा सकते हो। बर्फ़ भी अच्छी खासी मिलती है स्पीति में। स्पीति भी बहुत ठंडा है, लद्दाख की तरह बहुत ठंडा होता है, सब कुछ जम जाता है वहाँ पे भी। लेकिन वहाँ पे आपको ढाबे, होम स्टे, बड़े होटल सब खुले मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो एक तरीके से थोड़ा आजकल टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं तो सब कुछ खुला रहता है वहाँ पे। भाई सिंस ये जगह इतनी ऑल्टीट्यूड पे रहती हैं, तो कौन सी एज तक का बंदा वहाँ जा सकता है, कंफर्टेबली रह सकता है, मतलब ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत नहीं आएगी? भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 40 से कम के हो ना तो बढ़िया घूम आओ जो घूमना है आपने। एक नॉर्मल इंसान के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन एक्सेप्शन केस में तो 60-70 वाला भी जा आता है। अगर कोई 50, 55, 70 का है तो उसको बहुत दिक्कत आने वाली, मतलब अगर इतना ज़्यादा फिटनेस में अगर नहीं है। बिल्कुल आ सकते, लेकिन समर में करो आप, अगर करना है ना तो समर्स में करो, और लेह तक जाओ पहले, और कश्मीर वाले रास्ते से जाओ, क्योंकि उस रास्ते से जाते हैं ना तो एकदम से एल्टीट्यूड गेन नहीं होता। अगर आप मनाली वाले से जाते हो तो बीच में इतने हाई पास आते हैं, जैसे 12 ही आ गया स्टार्टिंग में, तो इतना गेन हो गया सडन, फिर नीचे। हाँ, वो 16,000 फीट पे है, साढ़े 16,000। ऐसा कुछ होता रहता है। पर आपको लगता है इंडिया की रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है कि विंटर में लोग जाएं वहां पर या नहीं? अभी आने वाले टाइम में 2 टनल्स रेडी हो रही है विंटर के लिए। आप समझ लेना कि 12 मंथ के लिए लद्दाख भी ओपन हो जाएगा। तो जो मेरे जैसा आज आदमी कह रहा है ना कि मैं विंटर करके आया हूँ, शोर मचा रहा हूँ मैं, ये आम हो जाएगा। ये आम हो जाएगी चीज़ें, और नेचर भी कहीं ना कहीं बदल जाएगी। आजकल तो लद्दाख के लिए सुनने में तो आ रहा है कि एक रेलवे प्रोजेक्ट भी बनेगा। अभी तो खैर रोड्स के ही बन रहे हैं। एक टनल बन रही है शिंकुला पे, जिसके थ्रू एक एरिया पड़ता है जंस्कार, जिसको पहले लोग पहचानते भी नहीं थे, सुना भी नहीं था। अब ज़ंस्कार तो बहुत पॉपुलर हो गया। बहुत पॉपुलर हो गया, रोड्स बन गई ना उधर। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, और वहाँ आपको भाई इत्तेफाक की बात बताता हूँ, वहाँ आपको गाड़ियाँ मिलेगी सारी दिल्ली नंबर मिलेगी, क्योंकि वो लोग पता नहीं यहाँ से खरीद के ले जाते हैं या क्या रहता है, उधर आपको पुरानी गाड़ियाँ बहुत मिलेगी। अच्छा, हाँ, ये एनसीआर वाला रूल जब से आया है, दिल्ली नंबर गाड़ियाँ पूरे इंडिया में ही हो गई हैं। राइट। बस यहाँ ही नहीं हो रही है। उसके अलावा भाई एक जोजिला की टनल भी बन रही है। तो जोजिला पास अगर ओपन हो गया तो वो टनल ओपन होते ही जोजिला हट जाएगा। जोजिला एक ऐसा पास है जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, 18-18, 20-20, 22-22 फुट की दीवारें बन जाती है। जो वीडियोस अपन देखते हैं ना फोन्स में, जब ट्रक चल रहा होता है, दीवारें बहुत ऊंची है, वो सारी कश्मीर साइड की है। उधर सोनमर्ग क्रॉस करने के बाद आता है ये जोजिला पास। और इस बार का किस्सा मेरा एक रहा भी है, वो भी बताऊंगा आपको। जोजिला का बहुत खतरनाक किस्सा रहा था। मैं विंटर में जब सब कर आके वापसी की ओर हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो अपन कश्मीर वाले रास्ते से चलते हैं, क्योंकि इधर के रास्ते तो सारे बंद हो गए थे, और अपन फिर अपनी चॉइस से गए हैं तो अपन को अपने सेफ्टी के हिसाब से घर भी पहुंचना था। तो मैं जैसे कैसे पहुंचता हूं, जो भारत का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस पड़ता है द्रास, जो जोजिला से जस्ट पहले है। उस गांव में मैं वहां पे पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद वहां उस गांव में सारे लोग थे। उस गांव में हाँ सारे लोग थे, होटल भी चलते हैं। उस गांव में मैं पहुंचा, क्योंकि वहाँ पे ना
दूर दूर से लोग आते हैं स्पेशल भारत की सबसे कोल्डेस्ट जगह को देखने के लिए। और उसके अलावा वहाँ पे एक ये भी चीज़ है कि आप ऐसा भी टाइम आता है, लेकिन मॉर्निंग टाइम होता है वो, जैसे आपने कोई मग्गे में पानी भरा और उसको ऐसे उछालते हो तो बर्फ़ गिरती है, ऐसा भी टाइम है। उसके अलावा वहाँ पे लोग कई सारी गेम्स एक्टिविटी भी करने जाते हैं। और दूसरा वहाँ पे बगल में पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। उसके अलावा वहाँ पे एक ऐसा गांव भी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राउन बेयर देखने को मिलते हैं। लोगों को पता भी नहीं है कि अपने भारत में इतने ब्राउन बेयर हैं। अच्छा, तो वो माइग्रेट करके आते हैं, वहीं रहते हैं वो? वो वहीं रहते हैं। पहले अगर इस टॉपिक में थोड़ा डीप में जाए तो बहुत बातें हैं भाई। जैसे भालू पहले क्या 6 महीने के लिए सोता था, आजकल वो 3 महीने ही सोता है। तो वो मोस्टली विंटर में भी दिख जाता है लोगों को, समटाइम्स दिख जाता है, लेकिन वो विंटर में सो जाते थे पहले। अच्छा। ऐसा है। उस गांव में मैं पहुंच गया था और वहां पहुंचने के बाद पता चला कि अगर जोजिला पास बंद है, अच्छा। आर्मी की सारी एक्टिविटी हो जाती है पहले, तो वो रास्ता तो खुलेगा नहीं इंसानों के लिए। लेकिन हाँ, एक बार बीच में वो खोल देते हैं कि किसी कुछ आना है, राशन इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, तो गलती से खुल जाए तो खुल जाए। और वो मेरे लिए लकी टाइम था। वहाँ मैंने एक फैमिली फंसी हुई देखी थी गुजरात की, वो हस्बैंड वाइफ थे, वो आ गए थे गलती से वहाँ पे, और पिछले ना 21 दिन से फंसे हुए थे वो एक ही होटल में। और आपको पर डे इतना हैवी बिल भरना पड़ा होटल का, क्योंकि विंटर में उनकी भी गलती नहीं, उनको भी कमाना है, आपका रूम गर्म रखना है, आपको हीटर देना है, सारी फैसिलिटी देनी है, खाना देना है, तो रेट थोड़े से हाई रहते हैं। वो 21 दिनों से फंसे हुए थे और इत्तेफाक से वो मेरा सब्सक्राइबर निकला भाई, और वो नंगे पैर ही मेरे पास आ गया। उसके बीवी उसके पीछे आ रही है कि जूते पहन लो आप पहले। तो उनकी गाड़ी 21 दिनों से ख़राब हो रखी थी, थार थी उनके पास, जम गई थी बिल्कुल। मैंने उनकी गाड़ी स्टार्ट करवाई, फिर वो लोगों ने खाने का भी रख रखा था अपना, तो फिर आगे जितने दिन में मैं रहा उन लोगों ने मेरा खाना पीना मेरा लेके आया करते थे। बड़ा बढ़िया रहा। मैं वहाँ पे 4 नाइट रहा था। 4 रातों के बाद में उस दिन मैं हार गया था कि यार क्या पंगा ले लिया यार, विंटर में आके क्यों किया ये ऐसे ही फालतू में। ऐसे ही मैं अपने एडवेंचर के चक्कर में मैं फंस गया। और हो सकता था वहाँ लोकल लोग तो ऐसे भी कह देते हैं कि हो सकता है वह 2-3 महीने भी लग जाए। तो मेरे को ये था कि यार ऐसा हो गया तो मैं गाड़ी को ले पहुंचा के, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जहाँ आपको समर्स में कहते हैं कि 24 घंटे लंगर मिलता है, आप कभी भी जाके रह सकते हो। विंटर में भी मिलता है, लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोगों को विंटर में भी सब कुछ आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिलती रहती है उस गाँव में, तो मतलब सॉरी उस गुरुद्वारे में। तो उस गुरुद्वारे में मैं रहा था। वहाँ सारे उस गुरुद्वारे को इंडियन आर्मी संभालती है, और कोई हरियाणा का, कोई राजस्थान का। मैं वहाँ रहता, वो लोग आते, बढ़िया बातें होती। आर्मी वाले इतने दोस्त बन गए थे, क्योंकि उनके पास भी कोई बोलने वाला होता नहीं, जगह बंद रहती है। खाना पीना मैं वहीं खा लेता था, कई बार मैंने खाया था वहाँ पे। जब भी माइंड डिस्टर्ब होता मैं गुरुद्वारे चला जाता, अच्छा लगता था, लेकिन सोता अपनी गाड़ी में ही था। अच्छा। हाँ, क्योंकि बेड उसी की आदत हो गई थी। जब मैं 100 दिन का ट्रैवल पूरा करके जब वापस घर को लौटा था तो मेरे को नींद नहीं आई घर में बेड पे। फिर भी घर पे भी पार्किंग में गाड़ी पे ही सो जाते थे क्या? नहीं नहीं यार, आदत तो खैर हो जाती है आपको, जिस तरीके की आप जिंदगी जीते हो। आप 100 के 100 दिन अपनी गाड़ी में ही सोए? बिल्कुल। एक भी दिन होटल नहीं, एक भी दिन होम स्टे नहीं? होम स्टे के बाहर सोया, लेकिन सोया अपनी गाड़ी में। मेरा चैलेंज ये था, अपन को रहना है 100 दिन अपनी गाड़ी में, कुछ इस तरीके का सोच भाई के गया। आपका कभी एनकाउंटर हुआ है ऐसे कोई जानवर से, जो आपने बहुत खतरनाक जानवर हो, आमने सामने? भालू के साथ कहाँ पे हुआ हुआ है। ये समर्स का टाइम था, मैं एक गांव में था। उस गांव का नाम था गोंदला करके गांव आता है, अटल टनल पार करने के बाद। उस गांव से थोड़ा आगे चल के ना एक नीचे रास्ता जाता है रिवर साइड को, जहाँ ना कुछ हरियाणवी गानों की शूटिंग भी हुई है। मैं एक बार गया था तो कुछ गानों के शूट भी चल रहा था, कोई बड़े आर्टिस्ट हरियाणा के यहाँ शूट कर रहे थे। उन एरियाज़ में मैं कैंपिंग करने के लिए गया था। उस दौरान हुआ था मेरा बिल्कुल रोड पे आ गया था भालू। वहाँ भालू आ जाता है क्योंकि वहाँ पे ब्रोकली की खेती होती है, समर्स में मटर की खेती होती है, तो वो खाने आ जाते हैं। और वहाँ के लोकल लोग उनको भगा तो सकते नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो पेड़ होते हैं ना उन पे ब्लेड बांध देते हैं। ब्लेड बांध देते हैं ताकि भालू अगर ऐसे करेगा तो उसका कटेगा हाथ वगैरह, जो भी है कटेगा, तो भालू दोबारा आएगा नहीं। लेकिन भालू बहुत बदतमीज जानवर होता है, वो जाता भी नहीं है। और अगर वो किसी को खाने लग जाए, मेरे को आज भी याद है, मैं कश्मीर गया था बाइक से घूमने के लिए। कश्मीर में उसने एक गाय को पकड़ लिया, गाय जिंदा है लेकिन वो खाए जा रहा है, वो खाता ही रहता है, वो बहुत बेशर्म है, वो डरता भी नहीं है। आपको बहुत ज़ोर से साउंड करनी पड़ेगी। जैसे राजस्थान में माउंट आबू नाम की जगह है, वहाँ पे ब्लैक वाले भालू है,
तो जब वो आ जाते हैं तो लोग वहाँ पे ना गोली चलाते हैं, गोली चलाने के बाद वो डर के जाते हैं। बाकी पहाड़ों में जो लोग ट्रैकिंग करते हैं ना, वो म्यूजिक सिस्टम भी साथ लेके जाते हैं। कई लोग जो ट्रैक करते हैं ना, ताकि कोई जानवर आए तो गाने से थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब आवाज़ चाहिए। कोई भी आप जोर से शाउट कर दो तो जानवर दूर जा सकता है। और फायर भी लाइट करते हैं कुछ लोग कि यहाँ ना आए, तो आप फायर लाइट करते थे गाड़ी के आसपास? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता था यार। मैंने तो अभी गाड़ी में कुछ ज़रूरी चेंजेस किए हैं, जो मैंने इस ट्रिप में बहुत कुछ सीखा है। क्या क्या सीखा है ऑडियंस को? हाँ, भी मैं एक आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप जब भी ट्रैवल करो एक बैकअप प्लान रखो, और आप जहाँ भी जाओ अपने खास दोस्त को एक लोकेशन भेज के रखो जो आपके पास आ सके। उसके अलावा अगर आप पहाड़ों में बर्फ़ में या हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो एक तो अच्छे कपड़े पहन के जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लेयरिंग करो। उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर साथ कैरी करो, ज़रूरी मेडिसिन साथ लेके जाओ। ये ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी सेफ्टी के लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप कोई भी गलत चीज़ उठा के ले जाओ कि भाई ने बोला, ऐसा कुछ नहीं। सेफ्टी के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए बस ऐसा है कि ऐसी जगह ही मत जाओ जहाँ जानवर है। तो आप किसी को रेकमेंड नहीं करोगे विंटर में विंटर तो कम रिकमेंड करना चाहूँगा भाई। अगर आपको जाना है 2-4 दिन 5 दिन एक्सपीरियंस करके आ सकते हो, लेकिन ऐसे महीने और ऐसे कैंपिंग करना बहुत रिस्की है। क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगा कि पता नहीं यार सुबह होएगी कि नहीं, पता नहीं मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं। मतलब ये बस सोचो कि मुझे 100 दिन वहाँ रहना है, जैसे बस वो एक ऐसी जिद सी पे चला गया। लेकिन एक सच्ची बात तो ये कि ऐसा एहसास होता है समटाइम कि यार पता नहीं अपन जिंदा रहेंगे भी या नहीं, ऐसा भी फील होता है। भाई आपने बाइक से भी कराया लेह लद्दाख? हाँ, मैंने बाइक से बाइक से कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? यार बाइक से मेरा बहुत खतरनाक रहा था। एक बार एक सीन ऐसा था बाइक के दौरान, मैं आपको बताऊंगा कि मैं सोलो गया था बाइक में। उस दिनों सोलो का कोई ट्रेंड चलन था नहीं, रोडें भी अच्छी नहीं थी, इतनी मिट्टी उड़ा करती थी कि राइडिंग सूट डेली इतना गंदा हो जाता था, अगले दिन सोचता था इसको पहनूं या फेंक दूं, ऐसा भी फील आता था। लेकिन ठीक है, बाइक में एक अलग मजा है। जब आप गाड़ी में होते हो तो आपके पास बस इतने से शीशे हैं, जब आप बाइक पे होते हो तो आपके पास 360 व्यू है, जहाँ भी आप नज़र घुमाओगे। लेकिन बाइक पे इतना डर लगता है जब आप अकेले थे। अब तो रोडें बहुत अच्छी है, उन दिनों तो जब ये कितने निकल आ जाता था ना बगल में खाई की तरफ, अगर मैं होता था तो मुझे ये लगता था इधर कहीं गिर ही ना जाऊं। इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। अच्छा। एक बार तो मैं नुब्रा वैली में था। जो लोग जाते हैं उनको पता होगी, नुब्रा वैली एक मतलब सेकंड डिजर्ट है। वहाँ पे ऊँट भी है भाई। हाँ, इतनी हाई ऑल्टीट्यूड हाँ ऊँट है वहाँ पे, डिजर्ट है, बिल्कुल मिट्टी मिलती है राजस्थान के जैसी। तो उस नुब्रा वैली से मैं बाइक लेके चला था पेंगोंग लेक के लिए। फर्स्ट टाइम था, मैं चला गया पेंगोंग लेक। और जब पेंगोंग लेक देख ली, थोड़ा सांस सा चढ़ रहा था, मैं चलो वापस यार ले चलते हैं, ले शहर अच्छा था। और मैंने वहाँ किसी लोकल से पूछ लिया कि यार क्या मैं ले तक पहुँच पाऊँगा? वो कहता है सर बिल्कुल पहुँच जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी साल पुरानी बात है, मे बी 2018 की है। तो मैंने उनकी बातों में आके और चल दिया। रोडें ठीक ही थी उस दौरान, ठीक ठाक थी, जो ले जाने वाला रास्ता था। तो मैं जैसे आगे गया ना, मुझे भाई रास्ते में नेटवर्क चला गया। फिर इतनी ज़्यादा ठंड होगी, मुझे ये फील हुआ कि यार क्या पंगा ले लिया यार, इससे बढ़िया वहीं रह लेता, क्यों गलती कर दी। फिर मेरे हाथ से ना, मैंने यहाँ पे कैमरा ऑन करा हुआ था, उसी गोप्रो कैमरा रहता है, वो चलता चलता बैटरी 0 कर देता था, ऐसा भी है वो कैमरा। तो मैंने ना कैमरा ऑन करके कुछ शूट करने की सोची, वो चलता चलता 0 हो गया। छोड़ यार, थक गए। फिर मैंने जेब से फ़ोन निकाला, फ़ोन भी हाथ से गिर गया। और मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठा के फ़ोन अपनी जेब में डाल दूं, क्योंकि अब देखो जैसे जैसे हर साल जैसे बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठंड भी घट रही है। उन दिनों वहाँ पे बहुत ठंड थी। फिर आगे एक मिलिट्री स्टेशन आया, मैंने उनको बोला सर मैं यहाँ पे नाइट काट लूँ क्या? आगे मेरे पास एक वो था स्लीपिंग बैग, मैंने बोला यार मैं इस मंदिर में ही सो जाऊँगा, मेरे को सोने की इजाज़त दे दो। वो कहते नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर टेम्परेचर रात को -17 -18 जाएगा, आप जाओ, ले जाओ आप आगे, यहाँ नहीं रह सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं बड़ी हिम्मत करके चल दिया। उन दिनों में ना बिल्कुल भगवान को नहीं मानता था, बिल्कुल कोई आरती कोई नहीं, बिल्कुल वो था कि अपना एक अलग फेज होता है, हर आदमी की एक अलग स्टोरी होती है। तो मुझे कोई ट्रस्ट नहीं था कोई देवताओं में, मैं बस अपना आगे बढ़ रहा था। और हेलमेट में एक म्यूजिक सिस्टम भी रहता है। तो मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था, आगे हाई पास आने वाला था, चांगला पास, तो उसके लिए पहले बर्फ़ शुरू हो गई। बर्फ़ शुरू होगी तो बाइक का टायर फिसलने लगा बर्फ़ में। और मेरे लिए ये हो गया यार, ये एक नई मुसीबत हो गई, ठंड ऑलरेडी लग रही है, अब क्या करें। मैंने एक कैमरे की ना एक बैटरी बचा के रखी थी कि एक हाई पास आएगा तो थोड़ा सा शूट कर लूँगा। लेकिन वो हाई पास आने से पहले इतनी ज़्यादा बर्फ़ होगी, मेरे सारे सेंसेस काम करने से रह गए। और इतना ज़्यादा क्या हुआ कि बाइक की जो लाइट थी उसके सामने से कुछ 2 आंखें जलती हुई निकली।
तो मुझे लगा यार ये कोई तो जानवर गया है। हाइट थी उसकी, मतलब कोई ऊंची सी चीज गई थी, तो मुझे लगा कोई बड़ा जानवर ना हो। और बाइक स्पीड ही नहीं पकड़ रही, 15-20 की स्पीड में चल रहा हूँ, नीचे बर्फ है और कोई जानवर गया। मैं तो डर गया बहुत खतरनाक तरीके से। मैंने सडन ना, हेलमेट में एक म्यूजिक सिस्टम था, मैं कहीं मुझसे चल जाए। मुझसे तो नहीं चला, पता नहीं कैसे इत्तेफाक से एक गाना चल गया शिव जी का धार्मिक, पता नहीं कहाँ से आया, जो शायद मैंने कभी सेव भी नहीं किया, हो सकता है कि गलती से हो गया। मैं भाई आगे बढ़ा तो वो गाना चल रहा था, मेरे सेंसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, हाथों की उंगलियां सूनी थी, कुछ काम नहीं कर रहा था। चांगला पास आया था, इतना याद है। मैंने ये कैमरा ऑन करने की कोशिश की, स्टार्ट हुआ ही नहीं, हिम्मत ही नहीं थी 1 मिनट भी रुकने की। एक तो डरा हुआ था, ऊपर से इतना घना अंधेरा, नीचे बर्फ, ऐसा डर था फिसल के कहीं इधर खाई में ना गिर जाऊं। बस चलता गया। उसके बाद किसी ने बताया आगे एक गाँव आएगा, 2 गाँव आएंगे, तो आप किसी भी गाँव में रुक जाना। और भाई मेरे को आज भी याद है, वो एक गाना रिपीट पे चला है, चमत्कार ही था भाई, पता नहीं कैसे ले आया है। कोई गांव आए कि नहीं आए मुझे कुछ पता नहीं। हो सकता है कि लोग ये कह देंगे कल को कि यार इसने ज़्यादा वो हो गया था, ये डर गया था या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं। आदमी को कोई चीज़ तो दिखेगी ना यार। रोड पे भी बाइक चला के लाया हूँ, लेकिन रास्ते में गांव ही नहीं आए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक एनर्जी ने मेरे को रास्ता ही पार करवा दिया हो। बस गाने धार्मिक चल रहे थे और मैं जैसे ले पहुंचा, अब सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात, मेरे बाइक की क्लच की वायर ही टूट गई ले पहुंच के। वो वहां टूट जाती तो मैं मर ही जाता। हाँ, मैं मर जाता। तो वहां पे जहां टूटी ना, वहां पे एक स्टोर था। मैंने उस भैया को बोला, मैं यार मेरे बाइक की वायर टूट गई। तो वो कहता कोई नहीं, 1 मिनट दो। उसने वायर भी चेंज कर दी, वायर चेंज कर दी और पैसे भी नहीं लिए। फिर मैं एक होटल पे पहुंचा। होटल पहले तो बाहर से बंद था, लेकिन मैंने एक फ़ोन किया, होटल खुल गया। वो बोला आज डिनर हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बात। उस रात मेरे को इतनी नींद आई, अगले दिन जब सुबह उठा तो मुझे ऐसा लगा कि सारा सपना ही था। अरे बाप रे। तो उस दिन के बाद आप भगवान में मानने लगे? उस दिन के बाद मैं मानने लगा। क्या बात है। और उसके अलावा मैं ना एक बार कहीं बैठा था, एक गुरुद्वारा के पाठी बोलते हैं उनको ना, पाठी आए। वो बोले यार तू मतलब भगवान, मतलब तू ट्रस्ट नहीं करता क्या? मैं नहीं। कहता तेरे पे ना यार ऐसा लगता तेरे से शिव जी बड़े नाराज हैं, तू जाता नहीं। तो कहते हर मंडे जाया कर। बोला उन्होंने, वो उनका पता नहीं क्या कनेक्शन बना है उस हिस्से से, वो सारी बातें बड़ी हुई। ऐसी चीज़ें करेंगे तो बहुत लंबी हो जाती है। आपने एक एनिमल की बात की थी, तो मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है। मैं इसी विंटर में ही जब मैं जा रहा था उमलिंगला पास, जो कि हाईएस्ट पास है, जैसे गाड़ी लेके जा रहा था, बहुत बढ़िया नज़ारे थे आसपास, दूर दूर तक इंसान तो थे ही नहीं, ना आर्मी दिख रही थी, अकेला था, बढ़िया गाने चल रहे थे। सडन ना मेरी गाड़ी के आगे एक ऐसा जानवर आया, मतलब बर्ड, क्या उसको क्या कहूँ मैं, जैसे आपने रामायण में सुना हो तो एक जटायु था, इस तरीके से बताया जाता है कहानियों में। वो पूरा बोनट के ऊपर आ गया, बिल्कुल वाइट, उसकी चोंच थी, उसके पंख वगैरह ऐसे लगे जैसे वो आदमी जैसी बॉडी सी लग रही थी। उसकी पंख भी थे, वाइट थे, बिल्कुल बिल्कुल वाइट, बॉडी भी वाइट, सब कुछ वाइट। और वो गाड़ी के बिल्कुल आगे बोनेट पे आया। मैं बिल्कुल सडन ब्रेकिंग की, मैंने गाड़ी को मैंने रोका, मैंने सडन ना दूसरे शीशे से उसको देखा तो वो उड़ते हुए जा रहा था। जैसे वो उड़ता है तो वो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब वो बैठा तो थोड़ा उसका साइज लगभग इतना सा साइज था, लेकिन वो चीज़ बड़ी यूनिक थी। मतलब लद्दाख में इतने सारे क्रिएचर है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने भांति भांति की चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुई है। उसके अलावा मैंने जो अपन देखते हैं, ये जो भेड़िए सब देख लिए, छोटे छोटे जो भी जानवर है, विंटर में सारे जानवर दिखते हैं, लेपर्ड तो नहीं, मेरे को बस एक बार वो फील हुआ था, दिखा नहीं था, लेकिन छोटे जानवर सारे दिख जाते हैं। बिल्लियों के बहुत प्रकार है वहाँ पे, वो दिख जाती है, बहुत सारे क्रिएचर दिखते हैं। लेकिन ये बड़ा यूनिक था जो मेरे को उमलिंगला के दौरान दिखा, बिल्कुल जटायु जैसा था। क्या बात। जो हमने फिल्मों में देखा है उस तरीके का ही क्रिएचर देखने को मिला था। और भाई जैसे अभी विंटर्स आ रही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर से जाएंगे पहाड़ों की ओर, स्नो देखने का सबको शौक होता है। तो अपनी गाड़ी में क्या क्या होना चाहिए अगर आप विंटर्स में जा रहे हो, तो गाड़ी को किस तरीके से अपग्रेड करना चाहिए? क्या ये सच बात है कि 4x4 ही जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ लोकली तो ऑल्टो वोल्टो सब चल रही होती है? तो थोड़ा गाड़ी के बारे में बताओ। देखो ऑल्टो वगैरह चलती है ना, जैसे मनाली एरिया है तो वहाँ तक चलाना इज ईजी, मतलब वो ठीक है, लोकल का एरिया है तो वहाँ थोड़ा फंस भी गए तो 2 आदमी हेल्प करके उसको उठा के साइड वाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करें थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे या कोई ऐसे बड़े पास पे जाना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 4x4 तो आपके पास होनी ही चाहिए।
और कुछ लोग क्या कि मॉडिफिकेशन में बहुत चौड़े टायर लगा लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि चौड़े टायर वाला ही जा पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी नॉर्मल टायर होंगे ना, स्टॉक टायर, मैंने स्टॉक टायर में पूरा ट्रिप कर दिया यार। मैं स्नो चेन ने मैंने खरीद के लेके गया 4 टायरों की, मैंने एक बार भी नहीं लगाई, ऐसा कुछ नीड नहीं है। लेकिन आपको वहाँ पे ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत बेस्ट ड्राइवर हूँ, आपको बस आराम से, आप में सबसे बड़ी चीज़ पैशंस होना चाहिए। जितना पैशंस से आप गाड़ी चलाओगे ना, आपने सब्र कर लिया ना भाई ये दूसरे गियर में ही मेरे को आगे पुश करनी है, तो आपको बस उसी में ही करो, जहाँ तीसरे की नीड है वहाँ तीसरा। लेकिन आप कोई चौथा लगा के वही एक्सेलरेट कर रहे हो, गाड़ी भगा रहे हो, हवाबाजी नहीं करनी, फिर कुछ भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ लोगों की गाड़ियाँ पलट भी जाती है। बाकी विंटर में जा रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि टाइम टाइम पे अपनी गाड़ी स्टार्ट करते रहो, स्टार्ट करोगे तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत लंबा ट्रिप प्लान करते हो तो कुछ आपके पास में ऐसे गैजेट्स वैजेट्स भी होने चाहिए ज़रूरी। बाकी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप स्नो चेन ना लगाओ, आप स्नो चेन लेके ज़रूर जाओ। आपको जहाँ रिक्वायरमेंट लगती है, पुलिस प्रशासन कहता है उनके बातें माननी चाहिए, कोई लोकल कहता है उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होता है इन चीज़ों का, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। भाई अगर कोई लद्दाख जा रहा है तो कोई ऐसे फेमस या बेस्ट स्पॉट्स आपके हिसाब से कि हाँ बंदा वहाँ पे तो रुके ही रुके पूरे रूट में, कोई है ऐसे? हाँ, मोस्ट ऑफ क्या लद्दाख 3 इडियट मूवी आई थी उसके बाद से ज़्यादा चलन में आया था, तो मेरे हिसाब से पूरा लद्दाख बड़ा खूबसूरत है। अगर आप नुब्रा वैली जाते हो तो आपको डिज़र्ट मिलेगा, जैसा आपको राजस्थान में जैसलमेर में मिलता है उस टाइप का डिज़र्ट मिलता है। वहाँ पे ऊँट भी मिलेंगे आपको, कैमल्स देखने को मिलते हैं। और वहाँ पे ऐसे, आप एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऐसे वहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे गर्म पानी के वो होते हैं बने हुए, हॉट स्प्रिंग कहते हैं, उनमें ज़रूर नहाओ, उनसे आपकी बॉडी के स्किन की बहुत सी बीमारियाँ ठीक होती है। चलो आपको बीमारी हो ना हो, आप उसमें नहाओ, बड़ा मज़ा आएगा। चारों तरफ जब ठंडा होता है ना तो उस जगह गर्मी मिलती है आपको, ऐसी जगह पे जाओ। और बाकी सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वहाँ लोकल की रिस्पेक्ट करो। बहुत सारे लोगों के बहुत से किस्से आते हैं कि लोग आजकल थोड़ा छेड़खानी कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। वो ये कि जैसा अपना परिवार है वैसे ही उनको परिवार की तरह देखो। बाकी आप कोई भी जगह जा रहे हो उस जगह का थोड़ा सा साफ़ सफाई का भी ख्याल रखो, ये सारी चीज़ें हैं बस। ऑल राइट दोस्तों, इस पॉडकास्ट को तो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जैसा भाई ने बताया कि 100 दिन ये पहाड़ों में रहते, वो भी ठंड में, और इंडिया के पहाड़ों में कोई जा रहा हो और वहाँ हॉरर इंसिडेंट ना हो उसके साथ, ये थोड़ा मुश्किल है। तो भाई के कुछ हॉरर केसेस भी है, वो हम अलग पॉडकास्ट के लिए रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है हॉरर पॉडकास्ट आपको कितने पसंद है। तो ये पॉडकास्ट पहले आएगा या हॉरर वाला पहले आएगा, वो हम डिसाइड करेंगे बाद में। बट फिलहाल इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है लोगों को ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा। और जो भी हमने आज बात करी है, जितनी भी जगहों की बात करी है, जितनी भी वीडियोस की बात करी है, वो अगर आपको देखनी है तो भाई के चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं, यहाँ गोल बटन भी है, और कोशिश करेंगे हम ये पॉडकास्ट भी कोलैबोरेशन में जाएगा तो आपको दोनों चैनल दिख जाएंगे। और बस यार, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।